जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस क्लास में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई एग्जाम 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर को हल करने वाले। तो सभी साथी पूरे क्लास तक लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग हल करेंगे और आपको भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो साथियों, आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फटाफट से आपको भी खुद से हर क्वेश्चन हल करने की कोशिश करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली लाल हिरण की एकमात्र प्रजाति कौन सी है? तो साथियों, लाल हिरण की एकमात्र प्रजाति जो भारत में पाई जाती है उसका नाम है हंगूल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, इस हंगूल हिरण को ही कश्मीरी हिरण के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और साथियों, ये जो हंगूल यानी जो कश्मीरी हिरण है, ये जम्मू कश्मीर राज्य का राजकीय पशु है। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो साथियों, मधुबनी शैली चित्रकला की किस राज्य में प्रचलित है? आंसर होगा बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों का है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, इस मधुबनी चित्रकला को मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा, बात करते हैं अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? मोस्ट और आईएमपी क्वेश्चन है, तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? सही जवाब होगा सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये याद रखना, तरल ब्लीच का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। साथियों, इसका रासायनिक सूत्र भी एग्जाम में पूछ सकता है कि सोडियम हाइपोक्लोराइट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो याद रखना NaC, उसके बाद एलो, NaClO इसका क्या है? रासायनिक सूत्र है। अगला अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, वह घड़ी की सुई की दिशा के चलने के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाती है। तो साथियों, ऐसे प्रश्न को करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आपने एक वृत्त तो समझा होगा, ये 360 डिग्री का होता है। अब इसको अगर मैं आधा कर दूंगा तो ये 180 में बढ़ जाएगा। फिर आधा कर देंगे, आप कहेंगे सर 90 में बढ़ जाएगा। और 90 को भी आधा कर देंगे तो ये 45 डिग्री के पार्ट में बट जाएगा। अब साथियों, चार दिशाएं बना लो, ये पूर्व दिशा है और इसके सामने पश्चिम दिशा होती है, ऊपर उत्तर दिशा होती है और नीचे दक्षिण दिशा होती है। अब आपको करना क्या है दोस्तों? क्वेश्चन ने कहा कोई व्यक्ति था जिसका मुंह पहले दक्षिण दिशा की ओर था। अब दक्षिण दिशा किधर है? नीचे है। साथियों, नीचे दक्षिण दिशा है, ठीक है, इधर चेहरा था। यहाँ पर मान लो आदमी खड़ा था, वो घड़ी की सुई के चलने के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घुमा। अब 135 डिग्री उसे घड़ी के विपरीत यानी इधर घूमना है। ये सब 45 के पार्ट है, तो 45 में यहाँ आ जाएगा और 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 डिग्री, उसका चेहरा इस दिशा में हो जाएगा। फिर दोबारा घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। अब दोस्तों, व्यक्ति का चेहरा किधर भी हो, अगर व्यक्ति 180 डिग्री घूमता है तो उसका चेहरा बिल्कुल अपोजिट दिशा में हो जाता है, यानी उसका चेहरा बिल्कुल अब पीछे की साइड हो जाएगा। पहले उत्तर पूर्व में था, अब डायरेक्ट दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। उसका मुख किस दिशा में है? तो ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो दक्षिण पश्चिम, यानी कि ए वाला इसका बिल्कुल क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। अगला और आईएमपी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? और ऐसा प्रश्न जब भी आता है, आपको ये अल्फाबेट और रिक्त स्थानों को गिन लेना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 अल्फाबेट और रिक्त स्थान है। अब साथियों, 12 को हम लोग क्या करेंगे? 3 के पार्ट में बांट लेते हैं, ठीक ना? 1 2 3, तो 3 के बाद एक यहाँ पर अलग पार्ट बनाना है,
फिर आपको 3 अक्षर के बाद में अलग पार्ट बनाना है और 3 अक्षर के बाद फिर अलग पार्ट बनाना है। अब यहाँ पर या तो कोई रिपीटेशन होगा या फिर दोस्तों यहाँ पर कोई ना कोई प्लस माइनस का लॉजिक होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं एम स्लेश क्यू लिखा है और यहाँ पर देखो फिर से एम स्लेश क्यू एक छोड़कर लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखो आपको मैं बता दूं कि ये तो ठीक है, एक छोड़ के रिपीटेशन चल रहा है। अब यहाँ देखो बीच वाला पार्ट, ये जो पार्ट है दूसरा इसका है ना, लास्ट पार्ट के साथ संबंध, यहाँ सी एम लिखा, यहाँ सी लिखा मतलब हमें एम भी लिख देना है। तो सी एम का भी रिपीटेशन है और एम क्यू का भी रिपीटेशन है। तो साथियों यहाँ पर अगर मैं क्या रख दूं, सी रख दूं, तो एमसीक्यू और यहाँ पर भी एमसीक्यू, दो पार्ट में तो एमसीक्यू का रिपीटेशन बन जाएगा और एक पार्ट बन जाएगा दोस्तों क्यूसीएम। अगर यहाँ क्यू रख दे तो क्यूसीएम और ये भी क्या हो जाएगा, क्यूसीएम हो जाएगा। तो एमसीक्यू और क्यूसीएम, एमसीक्यू क्यूसीएम का यहाँ पर रिपीटेशन बनेगा। आप कहेंगे सर रिक्त स्थान में हमने क्या रखा, सी रखा, क्यू रखा, उसके बाद में हमने एम रखा, उसके बाद में सी रखा, फिर क्यू रखा। तो सी क्यू एम सी क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, ठीक है ना। यहाँ पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मेरी बात को ध्यान से समझे सभी साथी। दोस्तों यहाँ पर देखो कितनी वस्तु बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 20 वस्तु बेची जा रही है, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो भी होगा विक्रय मूल्य बनेगा 20 एसपी और उसको लाभ हुआ, ये भी क्वेश्चन में बोला। तो लाभ कितने का हुआ, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का। तो 4 एसपी का हमें लाभ लिख लेना। अब साथियों हमें फॉर्मूला लगाना है लाभ का, कि लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब लाभ की जगह हम लिख देंगे 4 एसपी और बराबर में एसपी की जगह हमें दिखाई दे रहा है कि 20 एसपी दिया है और यहाँ पर माइनस सीपी का मान लेके आ जाएंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो माइनस का सीपी इधर प्लस का हो जाएगा और इधर 20 एसपी लिखा है, प्लस का 4 एसपी इधर आएगा तो माइनस का 4 एसपी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य लाने के लिए 20 में से 4 गया, 16 एसपी क्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा लाभ का प्रतिशत बताएं, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना है, तो प्रॉफिट दिया है 4 एसपी का, 4 एसपी का प्रॉफिट दिया है और कॉस्ट प्राइस कितना आया, 16 एसपी कॉस्ट प्राइस है और गुना 100 करिएगा, बिल्कुल परसेंट में लाभ का परसेंट आएगा। ये एसपी से एसपी कट जाएगा, 4 से काटा 16 को 4 बार कटेगा, 4 का भाग हम लोग 100 में देंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी कि दोस्तों 25% का इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न बढ़ते हैं, मोस्ट और इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपके सामने आ चुका है। एक दुकानदार 120 रुपये प्रति किलो की दर से 12 किलो सेब बेचता है, ठीक है, और 6 किलो पर उसे 20% का लाभ, ठीक ना, तथा अन्य 6 किलो पर 20% की हानि होती है। उसे पूरे लेन देन में, ठीक है ना, शुद्ध लाभ या हानि का परसेंट बताना। तो साथियों ऐसे प्रश्न में हमेशा हानि ही होती है, याद रखना, जितने परसेंट का लाभ हुआ उतने ही परसेंट की अगर हानि हुई तो ऐसे प्रश्न में हमेशा दोस्तों हानि ही होती है। और वो हानि का प्रतिशत लाने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, हानि या लाभ का प्रतिशत जो भी देता है, हानि या लाभ का प्रतिशत जो भी देता है उसको लिखना है और बटे में लिखना दोस्तों 10, ठीक ना, और इस पूरे का आपको क्या कर देना, वर्ग कर देना। तो आप कहेंगे सर हानि परसेंट आ जाएगा, हानि या लाभ दिया 20 और बटे में लिखना हमेशा 10 और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देना, डायरेक्ट ऐसे प्रश्न में आंसर आएगा। 20 का वर्ग होता है 400 और 10 का वर्ग होता है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचा कितना 4 और 4% क्या आ जाएगा दोस्तों, हानि लगाना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न में हमेशा हानि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन भी साथियों का है बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेगा बात करते अगला मोस्ट और इंपोर्टेंट प्रश्न, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो साथियों हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो संवेगात्मक क्रियाओं को क्या करता, नियंत्रित करता है। आंसर होगा दोस्तों इसका हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो
अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है। तो साथियों वो कौन सी गैस है जो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है वातावरण में? 4 गैसों के नाम दिए, आंसर क्या होगा दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखना, अपनी गंध के कारण ये वातावरण में पहचानी जाती है, मतलब बी वाला जिन भी साथियों का है करेक्ट आंसर है। और साथियों इसका जो रासायनिक सूत्र एग्जाम में पूछता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र SO2 आपको याद रखना है। बात कर लेते अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की। सोरिया लेसर टाइडी किसका वैज्ञानिक नाम है? फटाफट से आंसर देंगे सभी साथी, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सोरिया लेसर टाइडी छिपकली का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये वाला वेरी मोस्ट और IMP प्रश्न है दोस्तों, ध्यान पूर्वक समझिएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनना है। अब साथियों यहां पर किन्हीं भी 3 संख्याओं का यूज करके चौथी संख्या बनाएंगे। कैसे? देखो 169 से, 64 से और 81 से हमें 30 बनाना। आप कहेंगे सर 169 तो 13 का वर्ग होता है, 64 8 का वर्ग होता है और 81 9 का वर्ग होता है। अगर इनको हम जोड़ दें दोस्तों तो हमारे पास टोटल 30 बन जाएगा, यानी ये संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार देखो 12 96 576 और उसके बाद 100, इनका वर्गमूल लिखने पर उसको जोड़ने पर 70 आ जाएगा। आप कहेंगे सर 1296 तो 36 का वर्ग होता है, 576 24 का वर्ग होता है, 100 दोस्तों 10 का वर्ग होता है, इनको जोड़ दें तो बिल्कुल 70 बन चुका है। साथियों यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें 50 बनाना है इन सबके वर्गमूल से। 625 दोस्तों 25 का वर्ग होता है। अब जिस भी संख्या का वर्ग यहाँ आएगा वो पता नहीं, और हम जानते हैं कि 49 जो है दोस्तों 7 का वर्ग होता है, और बराबर में कितना लाना है? 50। तो 25 में 7 को जोड़ेंगे तो x का मान आ जाएगा। 50 में से 25 में 7 को जोड़कर हम लोग क्या करेंगे? 32 को घटा देंगे। तो आप कहेंगे सर हमारे पास जो बचेगा, ठीक है ना, 4 में से कितना जाएगा यहाँ पर दोस्तों? 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी 18 यहाँ पर आएगा। लेकिन ये 18 का वर्ग आएगा जो भी होगा, 18 का वर्ग रहेगा, तो 18 का वर्ग 324 अगर यहाँ लिख देंगे तो बिल्कुल 324 हमारा उत्तर आ जाएगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया है, तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए आया बिल्कुल सही जवाब है। बहुत शानदार और लाजवाब। चलेगा अगला मोस्ट और इंपोर्टेंट प्रश्न। यदि किसी कूट भाषा में, है ना, एलिवेन का कूट दिया है और साथियों यहाँ पर मॉन्स्टर का कूट भी दिया है, तो लेमन को क्या लिखा जाएगा ये बताना। तो हमें ये समझना है कि जो ELE उसके बाद, है ना, एलिवेन, ये जो शब्द दिया है इसका कूट किस प्रकार बना। देखो यहाँ पर टोटल 6 अल्फाबेट है और 6 डिजिट की संख्या ही इसका कूट बनाया, ठीक ना, 8 3 उसके बाद में 7। इसी प्रकार यहाँ पर दिया MO, उसके बाद NS, उसके बाद TER, मॉन्स्टर दिया है और इसका कोड बताया 59, उसके बाद 72, उसके बाद में लिखा है 1, उसके बाद 3 और 0। अब साथियों इसी प्रकार लेमन का कोड बताना तो सबसे आसान तरीका। लेमन में जो शब्द यूज हुए हैं सारे इन दिए गए शब्दों में मिल चुके हैं। तो साथियों करना क्या है, एल को यहाँ 4 लिखा, आप कहेंगे सर यहाँ पर भी एल को हम 4 लिख देंगे, और ई को देखो यहाँ भी 3 लिखा, यहाँ भी 3 लिखा, ई को यहाँ भी 3 लिखा, तो हम ई को यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। और साथियों यहाँ पर इसी प्रकार एम का कूट यहाँ पर 5 है, आप कहेंगे सर तो यहाँ पर भी एम का कूट हम 5 बनाएंगे। ओ का कूट देखिएगा, ओ का कूट क्या दिखाई दे रहा, 9, तो साथियों यहाँ पर भी 9 लिखेंगे। और एन का कूट यहाँ पर 7 है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी 7 बनाएंगे। यानी कि दोस्तों 43,597 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद करूंगा कि आपको प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न है, 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात दिया, और साथियों क्वेश्चन में उनका महत्तम समापवर्तक भी दिया है, तो वे संख्याएं क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको जो अनुपात दिया 1 2 और 3, इस अनुपात का भी वो लोगे जो संख्यात्मक रूप से आपको बताया। इनका महत्तम बताया तो इस अनुपात का महत्तम लेंगे। आप कहेंगे सर इनका महत्तम 1 आएगा। अब 1 अनुपात का मान हमें बताया है 12,
अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याएं बताओ, तो संख्याएं लाने के लिए जो एक अनुपात का मान दिया है उसका गुना दिए गए संख्याओं के अनुपात से कर दो। यानी कि 12 का गुना एक बार तो 1 से करेंगे तो 12 एक संख्या बनेगी, और 12 का गुना एक बार 2 से करेंगे तो 24 दूसरी संख्या बनेगी, और 12 का गुना दोस्तों 3 से करेंगे तो 36 तीसरी संख्या बनेगी। तो 12, 24, 36 इस प्रश्न का राइट आंसर ए वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का है बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब होगा। बहुत शानदार। चलेगा, बात करते अगला और आईएमपी प्रश्न। पूजा एक घड़ी 20% लाभ पर बेचना चाहती है। उसने यह क्रय मूल्य से 10% कम में खरीदी और विक्रय मूल्य से 30 रुपए कम में बेची, फिर भी उसे है ना 20% का लाभ हुआ। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? तो इसको कैसे करना, सबसे पहले आप क्या करो, मान लो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था, 100 रुपए था, ठीक है ना, 100 रुपए था। क्वेश्चन है का 20% लाभ पर बेचती है, ठीक है ना। तो इसका जो विक्रय मूल्य बनेगा साथियों प्रारंभ में वो क्या बनेगा, तो इसका जो विक्रय मूल्य बनेगा साथियों प्रारंभ में आप कहेंगे सर इसका जो विक्रय मूल्य बनेगा 20% लाभ, यानी 120 रुपया विक्रय मूल्य बन जाएगा। यस, उसने ये क्रय मूल्य से 10% कम में खरीदी, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब नया क्रय मूल्य बनाना पड़ेगा प्रश्नानुसार। तो आप कहेंगे सर अगर उसने नया क्रय मूल्य पहले से 10% कम में खरीदा, पहले 100 में खरीदा था, अब 10% कम 90 होगा, यस ना। तो अब ये कह रहा है कि इसे 20% का लाभ हो जाता नए क्रय मूल्य पे, तो हम वापस क्या करेंगे, यहाँ पर नया विक्रय मूल्य बनाएंगे। अब हमें 90 पर लाभ कमाना है, आप कहेंगे सर 90 पर हमें लाभ कमाना है और कितना 20% का, तो डायरेक्ट हम 90 का 120% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 12 नमे 108 होता है। तो साथियों 108 नया सेलिंग प्राइस बनेगा। अब आपको क्या करना है, पुराने सेलिंग प्राइस और नए सेलिंग प्राइस का अंतर देखना है, और वो अंतर का यूनिट 30 रुपए के बराबर होगा। 120 में से 108 गया तो 12 यूनिट का अंतर है और ये 30 रुपए का अंतर है साथियों। अब यहां से आप क्या करो, एक यूनिट का मान लाने के लिए 30 में 12 का भाग देना है। क्वेश्चन है का घड़ी का क्रय मूल्य बताओ, प्रारंभ में 100 यूनिट था, तो एक यूनिट का मान यानी 30/12 में हमें 100 का गुना करना है। तो 4 3 12 होता है, 4 से ये कटेगा 25 बार और 3 से काटेंगे इसे 10 बार, तो 25 गुना 10 250 रुपए घड़ी का क्या जाएगा, बिल्कुल क्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते साथियों अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जो आपके सामने आ चुका है। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने के, है ना, करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो साथियों क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की जो शक्ति है ये किसके पास में होती है? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो भौतिक मात्रा संवेग की इकाई आपको क्या याद रखना है? तो साथियों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, फटाफट से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर न्यूटन सेकंड होता है भौतिक मात्रा संवेग की इकाई, ऑप्शन नंबर ए जिन भी साथियों का है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिएगा बात करते अगले क्वेश्चन की। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 संप्रदाय दिए जिसमें नागार्जुन का संबंध किस बौद्ध संप्रदाय से था? तो आंसर होगा साथियों माध्यमिक संप्रदाय से थे नागा अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट और आईएमपी प्रश्न पुनः आपके सामने आ चुका है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो साथियों यहाँ पर हमें ये आकृति पूरा करना है। तो देखो अंदर की साइड एक तो आपको ये वर्ग पूरा करना पड़ेगा इस तरह से, फिर आप लोगों को ये वृत्त दिए हैं साथियों, ये वृत्त दिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको पूरा करेंगे, यस है ना, ये वृत्त को पूरा करेंगे इस तरह से। कितनी 3 लाइन, तो ये वाली और ये वर्ग वाला एक पार्ट ये। तो ऐसा 4 ऑप्शन में कहा बी आकृति गलत है, सी वाली दोस्तों गलत है क्योंकि ये वृत्त वाली 3 आकृतियां हैं, और डी भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ए वाली आकृति इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो जिन भी साथियों का ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में
दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिएगा। यानी कि दोस्तों हमें एक सीरीज दिया है 67, फिर लिखा 70, उसके बाद में लिखा 74, उसके बाद में दिया 77, उसके बाद में 81, उसके बाद में 84 और आगे प्रश्न चिन्ह। 67 को 70 बनाया, आप कहेंगे सर 3 जोड़ दिया। 70 को 74 बनाया, आप कहेंगे सर 4 जोड़ दिया। फिर आप कहेंगे सर 77 बनाया 74 को, तो बिल्कुल 3 जोड़ दिया। और 77 को 81 बनाया, आप कहेंगे सर 4 जोड़ दिया। अब यह 84 बनाया, फिर से 81 को 3 जोड़ दिया। तो साथियों यहाँ पर +3 +4 +3 +4 चल रहा है। अब +4 जोड़ने की बारी है, क्योंकि लास्ट में +3 जोड़ा था, 4 जोड़ेंगे तो 84 में 4 जोड़ने पर साथियों 88 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने आ चुका है, मोस्ट और आईएमपी। यदि एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 169 गुना है, तो वृत्त की त्रिज्या, जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो छोटे वृत्त की त्रिज्या से कितनी गुनी है। तो साथियों एक तो मान लो छोटा वृत्त था और एक बड़ा वृत्त था। बात को ध्यान से सुनना, इनके क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि इनका जो क्षेत्रफल था वो जो मतलब एक क्षेत्रफल था, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल जो था छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का 169 गुना था। तो मान लो मैं क्षेत्रफल छोटे वृत्त का 1 अनुपात मान लेता हूं, तो साथियों इसका 169 गुना यानी 169 ही आएगा। ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पर जब आपके पास वृत्त का क्या आ जाए, क्षेत्रफल आ जाए, तो साथियों क्षेत्रफल का है ना वर्गानुपात उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होता है, याद रखना। हमें त्रिज्या का अनुपात लगाना है तो वर्गमूलानुपात होता है, याद रखना। क्षेत्रफल का वर्गमूलानुपात यानी इस पे भी वर्गमूल लगाओ और 169 पे भी वर्गमूल लगाएंगे, तो यहाँ पर तो एक ही आएगा वर्गमूल हटने पर, और 13 का वर्ग 169 होता है। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बन जाएगा 1:13। तो इसने कहा बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त की त्रिज्या से कितनी गुनी है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 1 है, बड़े वृत्त की 13 है। तो साथियों कितना गुना है, ये 13 गुना है। तो हमारा राइट आंसर हम करेंगे 13 गुना, और 13 गुना दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले मोस्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न की, जो आपके सामने पुनः आ चुका है। फटाफट से सभी साथी खुद से भी करने की कोशिश करेंगे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। 4 ऑप्शन में बताएंगे सभी साथी, सर्वप्रथम है ना मानव का साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो साथियों नर्मदा घाटी में, याद रखिएगा, सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य मिलता है, और नर्मदा घाटी साथियों मध्य प्रदेश में पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। अगला, भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे माना जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको भी आंसर देना। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक दोस्तों राजा राम मोहन राय को है ना माना जाता है, यानी कि सी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, टेफ्लॉन नामक ब्रांड किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है। मोस्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों याद रखना, टेफ्लॉन नामक ब्रांड जो है ये पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों का है करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पुनः आपके सामने आ चुका है, राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। निम्न प्रश्न में 5 शब्द दिए गए, इन्हें शब्दकोश के अनुसार सार्थक क्रम में सजाना है। तो साथियों पहले हम क्या करेंगे, इनका पहला वर्ड चेक करेंगे। तो सब में पी मिला, और अंग्रेजी वर्णमाला से कंपेयर करने पर पहले कौन आता है ये पता नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा सब में आर मिला, दूसरा भी सब में एक समान शब्द है। तो अब हम लोग तीसरा वर्ड उठाओ, ई, यहाँ पर ए, तीसरा यहाँ पर दोस्तों ई है, और यहाँ पर क्या है ए, और यहाँ पर भी तीसरा वर्ड ई है, और यहाँ पर भी तीसरा वर्ड ई है, और यहाँ पर भी तीसरा वर्ड ई है। तो ई पहले आता अंग्रेजी वर्णमाला में या ए पहले, आप कहेंगे सर ए पहले आता है, मतलब ये वाला शब्द 1 नंबर पे आएगा। आगे अगर हम बात करें दोस्तों ई, या 2 3 4 5 नंबर का ई के बाद कंपेयर करेंगे। यहाँ पर ए है तो ई के बाद यहाँ ए लिखा, और यहाँ पर ई के बाद में आपको सी दिखाई दे रहा है, और ई के बाद में यहाँ भी सी दिखाई दे रहा है, और यहाँ ई के बाद में दोस्तों आप लोगों को फिर से सी दिखाई दे रहा है।
तो ए पहले आता है, मतलब ये ए वाला 2 नंबर पे आ जाएगा। अब 3, 4, 5 नंबर का सी के बाद कंपेयर करना। सी के बाद में यहाँ पर आई दिखाई दे रहा है और सी के बाद में यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है और सी के बाद में यहाँ पर भी ई दिखाई दे रहा है। तो ई पहले आता है, आई बाद में आता है, तो आई वाला 5 नंबर पे आएगा दोस्तों। अब हमें तीसरा चौथा इन ई के बाद में कंपेयर करना। यहाँ पर पी लिखा और ई के बाद में यहाँ पर डी लिखा, तो डी पहले आता है। आप कहेंगे सर ये 3 नंबर पे आएगा और ये 4 नंबर पे आएगा। अब इनको जमाना कैसे, 1 नंबर पे दूसरा वर्ड लिखेंगे, 2 नंबर पे पहला वर्ड लिखेंगे, 3 नंबर पे पांचवा वर्ड लिखेंगे और 4 नंबर पे दोस्तों चौथा ही वर्ड लिखेंगे और 5 नंबर पे तीसरा वर्ड लिखेंगे। ठीक ना, माफ करिएगा, हाँ 5 नंबर पे तीसरा वर्ड लिखेंगे। तो 21,543 ऐसा ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया है, तो ए वाला ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न पुनः आपके सामने आ चुका है। IMP अति महत्वपूर्ण। मुराद काम का भाग 33 घंटे में पूरा कर सकता है, मतलब एक काम को मुराद पूरा 33 घंटों में कर सकता है यदि उसे जोयल की सहायता की जो कि 100% अधिक कार्यक्षम है, तो कितने समय में दोनों काम एक साथ कर सकेंगे। मतलब यहाँ पर प्रश्न में आपको एक तो मुराद की बात हो रही है समझना, और एक बात हो रही है साथियों किसकी, जोयल की, है ना। तो आपको क्या करना है, इनकी पहले कार्य क्षमता बना लेना। और आप में क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो जोयल है उसकी सहायता अगर इसे मिलेगी, जो जोयल जो है 100% ज्यादा कार्यक्षम है, मतलब इसका मतलब यह है कि अगर ये 1 घंटे में 100 यूनिट मुराद काम करता है, तो जोयल 1 घंटे में 100% ज्यादा, मतलब 100 और जुड़ जाएगा 100 में, तो टोटल 200 यूनिट काम जोयल करेगा। ये कार्य क्षमता का अनुपात बनाएंगे तो इनको काटने पर ये क्या बनेगा, 1:2 कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन ने ये कहा कि मुराद अकेला 33 घंटों में पूरा काम कर सकता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कुल काम बनाना है। और मुराद 1 घंटे में कितना काम करता है, 1 यूनिट, तो 1 का गुना जब 33 से करेंगे तो टोटल काम 33 यूनिट आ जाएगा। अब इस 33 यूनिट काम को अगर मुराद और जोई दोनों मिलकर करें तो कितना समय लगेगा। तो मुराद और जोई दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 यूनिट काम करते, 1 में 2 जोड़ा 3, तो 33 यूनिट काम होने में 3 का भाग देंगे, यानी 11 घंटे का समय लगेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की। एक वस्तु की कीमत में 24% की छूट दी जाती है, ठीक ना। तो क्वेश्चन है का पुराना मूल्य वापस लेने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। सबसे आसान तरीका समझिएगा दोस्तों, मान लो 100 रुपए किसी वस्तु का कीमत था, अब 24% की छूट दी गई, तो 100 का 24% 24 ही होता है। अब 24 छूट हो जाएगी मतलब डिस्काउंट हो जाएगा, 24 को कम करेंगे तो आप कहेंगे सर हमारे पास यहाँ पर 76 यूनिट वस्तु की कीमत बच जाएगी, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन का कहना यह है कि वापस पुराना मूल्य पर इसको ले जाना है, तो कितना परसेंट वृद्धि करना होगा। तो अब साथियों 76 पे वापस 100 बनाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। आप कहेंगे सर पुनः हमें तो 24 की ही वृद्धि करनी पड़ेगी, बट इसको परसेंट में बताना, किस पे करनी पड़ेगी वृद्धि, 76 पे करनी पड़ेगी और गुना में 100 हो जाएगा, तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको काटते अपन 4 से, तो 4 छंग होता है 24, 4 एकम 4, 4 नाम 36। अब साथियों यहाँ पर बनेगा 600, 6 में 100 का गुना किया बटे में 19, अब 19 का भाग देंगे हम लोग, यहाँ पर 19 या 57 होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर 3 बचेगा और 19 से कम 19, अब 31 दशमलव जो भी आएगा दशमलव के बाद आएगा। और प्रश्न में आपको मतलब ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में 31 पॉइंट कुछ परसेंट दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। बात करते अगले प्रश्न की जो आपके सामने आ चुका है। दिए गए विकल्पों में से, है ना, संबंधित अक्षर या अक्षर समूह को चुनना है। जिस प्रकार एडी का संबंध जेड डब्ल्यू से है, वैसा ही संबंध पी क्यू का किससे होगा। तो ये संबंध कैसे दिया, ए का विपरीत जेड होता है और डी का विपरीत डब्ल्यू होता है। मतलब जो आगे संबंध दिया दोस्तों ये विपरीत का है अंग्रेजी वर्णमाला में, पी का अपोजिट के होता है
और क्यू का अपोजिट क्या होता है साथियों बताएं। जे होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो केजे के साथ बनेगा संबंध, और केजे दिया है बिल्कुल सी ऑप्शन में। तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी साथी। किस मेमोरी का एक्सेस समय दोस्तों कम है? तो आंसर क्या होगा? कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी होती है साथियों, इसका एक्सेस समय सबसे कम होता है, यानी कि बी वाला जिन भी साथियों का है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने पुनः आ चुका है, यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? मोस्ट और आईएमपी प्रश्न है, फटाफट से बताएंगे सभी साथी। तो दोस्तों यूटीआई बैंक का जो नया नाम है वो एक्सिस बैंक है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सिस बैंक का पुराना नाम दोस्तों यूटीआई बैंक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा, और ये भारत का निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है एक्सिस बैंक। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। भारतीय रेल में पहली सुपरफास्ट वातानुकूलित डबल डेकर यात्री गाड़ी इन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी? तो याद रखना पहली है, भारतीय रेलवे में पहली है दोस्तों, और सुपरफास्ट वातानुकूलित डबल डेकर यात्री गाड़ी की बात की जा रही है। तो ये किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? तो साथियों ये हावड़ा और धनबाद के बीच में चली थी। 2011 में इसे शुरू किया गया था। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, जो पुनः आपके सामने आ चुका है। फटाफट से बताना, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक अनुक्रम दिया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। जैसे दोस्तों यहाँ बी लिखा, आगे क्या लिखा? ई लिखा, उसके बाद में आई लिखा, एस लिखा और के लिखा। आगे क्या आएगा ये बताना। तो साथियों ये कैसे बना? अंग्रेजी वर्णमाला से सबसे आसानी से हो जाएगा। आप कहेंगे सर बी 2 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, के एस 19 नंबर पे आता है और के 11 नंबर पे आता है। मेरी बात को ध्यान से सुने। 2 से 5 बनाया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 का 2 गुना किया तो 4, और 4 में 1 जोड़ा तो 5वां शब्द लिखा, और 5 से 9 बनाया तो 5 का 2 गुना करने पर 10 बनता है, और 10 में से 1 घटाने पर 9 आएगा। तो 2 गुना +1 गुना 2 -1। अब इसी प्रकार यहाँ चेक करो, 9 से 19 बनाया तो 9 का 2 गुना करेंगे, 9 दूनी 18, फिर 1 जोड़ने पर 19 बनेगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा यहाँ भी चल रहा है क्या? 19 दूनी तो 38 होता है, और 38 में से अगर एक अब जोड़ा था, अब एक घटाएंगे। अगर 2 गुना करके हम लोग एक घटाएंगे तो 19 दूनी 38, 38 में से एक गया। आप कहेंगे सर 37 आना चाहिए। अब 37 तो अक्षर होते नहीं अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आप 26 को क्या कर लेना? माइनस कर लेना। तो साथियों जब 26 को माइनस करते हैं तो 11 बचता है, और 11वां शब्द दिया है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, मतलब गुना 2 तो सब दूर कर रहा है। पहले +1 किया, फिर -1 +1 -1, अब आखिरी में +1 होगा। तो 11 का 2 गुना होता है 22, और 22 में 1 जोड़ेंगे। आप कहेंगे सर 23वां अक्षर आएगा, और 23 नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला का W होता है। तो बिल्कुल दोस्तों ए वाला इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की, जो आपके सामने आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न में 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिया है। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा? सभी कुर्सियां मेज है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? कुर्सी का डायग्राम बनाएंगे। कुर्सी और सारी कुर्सियां क्या है? मेज। ऐसा क्वेश्चन ने बोला कि सभी कुर्सियां मेज है, और कुछ कुर्सियां पेंसिल हैं। तो दूसरा कथन के अनुसार बनाएंगे, कुछ कुर्सियां बोला, याद रखिएगा मेज नहीं बोला। कुछ कुर्सियां क्या है साथियों? पेंसिल। तो कुर्सी का कुछ हिस्सा हम लोग क्या बनाएंगे? पेंसिल। तो साथियों मेज का कुछ हिस्सा भी पेंसिल हो जाएगा, ठीक ना। अब निष्कर्ष एक, सभी मेज कुर्सियां हैं, तो मेज सारी कुर्सी नहीं है, कुर्सी सारी मेज है। तो पहला तो गलत हो जाएगा। कुछ पेंसिल कुर्सियां हैं, तो पेंसिल का देखो कुछ हिस्सा क्या है? कुर्सी है। तो साथियों बिल्कुल दूसरा अनुसरण करेगा। केवल निष्कर्ष 2 सही है, बिल्कुल हमारा बी वाला प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते अगले मोस्ट और आईएमपी प्रश्न की, जो आपके सामने आ चुका है। तो साथियों 57 और 513 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? बताना है। तो आपको महत्तम समापवर्तक जब ये पता ना चले कि ये दोनों नंबर
किस एक ही संख्या से विभाजित होगा तो आप भाग विधि का यूज किया करें। यानी कि 513 में हमें भाग देना है किसका, आप कहेंगे सर 57 का। तो यहाँ पर अगर मैं कहूं कि 9 बार भाग जाएगा, कितनी बार, 9 बार, और 9 बार जब 57 का टेबल आप बोलेंगे साथियों तो 513 ही आएगा। और जिस अगर ये छोटा नंबर बड़े नंबर को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 57 57 से भी कटता है और 57 513 को भी काटता है। तो बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या 57 ही है जो इन दोनों को डिवाइड करती है, और यही साथियों ऐसा एचसीएफ होता है। तो बिल्कुल इसका भी 57 राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन भी साथियों का बी आया बहुत बढ़िया। अगला और इंपॉर्टेंट मोस्ट और आईएमपी प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 9 गुना है, तो हम इसको पहले जमाएंगे। जो भाजक है वो बराबर बोला गया प्रश्न में भागफल का 9 गुना, तो हमने लिखा भागफल और 9 गुना किया, ठीक ना, तथा शेषफल का 3 गुना है। और ये बात हो रही है साथियों भाजक के बारे में कि भाजक भागफल का तो 9 गुना है और यही भाजक जो है साथियों शेषफल का 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे, शेषफल का 3 गुना करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन ने कहा भाज्य क्या होगा, तो साथियों पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न में हमें शेषफल दिया है, कितना दिया, आप कहेंगे सर 27 दिया। तो पहले हम आराम से भाजक को ला सकते हैं क्योंकि प्रश्न ने बोला शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल तो दिया 27, 27 का 3 गुना करेंगे, आप कहेंगे सर 81, 81 क्या आ जाएगा, भाजक आ जाएगा। अब इस भाजक का मान यहाँ पहले वाले है ना इक्वेशन में रख देंगे, यानी कि भाजक की जगह 81 और बराबर ये 81 है भागफल का कितना गुना, आप कहेंगे सर ये भागफल का 9 गुना है। तो हमें क्या लेके आना, भागफल लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, गुना का 9 हटा देंगे तो इधर 81 के भाग में आ जाएगा, 9 में 9 में 81, यानी 9 भागफल हमारे पास आ जाएगा। तो प्रश्न में हमारे पास दोस्तों भाजक भी आ चुका है, भागफल भी आ चुका है और शेषफल भी प्रश्न में दिया है। तो हमें लेके आना है भाज्य, और भाज्य के लिए हमने बचपन में पढ़ा था कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू दोस्तों भागफल हमने ये पढ़ा था, और ब्रैकेट बंद करके शेषफल को जोड़ देना तो बिल्कुल आपके पास भाज्य की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब साथियों भाजक, भाजक प्रश्न में आ चुका 81 और गुना में भागफल, भागफल भी हम लेके आ चुके हैं 9, और इसमें जोड़ना है शेषफल को जो दिया है 27, तो बिल्कुल भाज्य आपके पास निकल के आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 आठी 72 यानी 720, माफ करिएगा 729, इसमें आप 27 को जोड़ दीजिएगा, 9 7 16 हासिल आएगा 1, ठीक है ना, 2 2 4 1 कितना बनेगा 5, और यहाँ बन जाएगा 7 ही, तो 756 इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों का है बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिएगा बात करते अगले प्रश्न की जो पुनः आपके सामने आ चुका है। इलेक्ट्रिक घंटी में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है, मोस्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। 35 नंबर का आंसर क्या होगा, तो साथियों याद रखना विद्युत चुंबक का है ना उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक घंटी के अंदर, यानी कि सी वाला बिल्कुल इस प्रश्न का जिन भी साथियों ने चुना है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला, निम्न में से किसकी ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होती है, बताएं किसकी ध्वनि की आवृत्ति सबसे कम होती है, मतलब ये बताना है। आंसर होगा दोस्तों छोटी बच्ची, जो छोटी बच्ची होती है इसकी ध्वनि की आवृत्ति जो होती है न्यूनतम होती है, और महिलाओं में ध्वनि की जो आवृत्ति होती है साथियों वो अधिक होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उनकी ध्वनि पुरुषों और बच्चों की अपेक्षा क्या होती है, तीखी होती है। तो इसका राइट आंसर जिन भी साथियों का ए है बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब होगा। बात करते अगले प्रश्न की, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले है ना स्वयं को खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया, ये मोस्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले कौन सा राज्य जिसने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया, तो उस राज्य का नाम है दोस्तों सिक्किम, यानी कि ए वाला इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा राज्य स्वयं को खुले में शौच से मुक्त करने वाला साथियों हिमाचल प्रदेश, आप याद रखिए। और तीसरा जो राज्य है दोस्तों स्वयं को खुले में शौच से मुक्त रखने वाला, उस राज्य का नाम आपको केरल याद रखना है। चलिए बात कर लेते अगले और इंपॉर्टेंट प्रश्न की,
जो आपके सामने आ चुका, मोस्ट और आईएमपी। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में असफल रहते हैं और 25% अंग्रेजी में और 15% दोनों विषयों में असफल रहते हैं। असफल विद्यार्थी कितने प्रतिशत होंगे? तो साथियों इनको आप डायग्राम से करोगे इस टाइप को तो ये बहुत आसान हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे? देखो, एक डायग्राम तो आपको समझना है गणित का और एक डायग्राम आपको समझना है दोस्तों अंग्रेजी का, ठीक है ना। और दोनों ही केस में ये असफल का बनेगा प्रतिशत। अब जो दोनों में कॉमन है, यानी कि जो दोनों में असफल हुए पहले वो रख दो 15%, तो ये दोनों में कॉमन हिस्से में आ जाएगा यहाँ पर 15%। अब देखो, गणित में असफल होने वाले टोटल 30% विद्यार्थी हैं, तो पूरे गणित में 30% है, लेकिन दोस्तों 15% गणित और अंग्रेजी दोनों में है, ठीक ना। तो आप क्या करना, इस 30 में से ये 15% हटा देना, बचा कितना? आप कहेंगे सर 15%, ये केवल गणित में असफल होने वाले आ जाएंगे। और इसी प्रकार अंग्रेजी में बोला कि 25% असफल हुए पूरी अंग्रेजी में, लेकिन 15% गणित में भी हुए, तो इनको हटा देंगे। 25 में से 15 गया, आप कहेंगे सर 10% बचा। अब क्या करना है, 10% जो बचा साथियों, अब देखो ये आ जाएगा असफल का प्रतिशत। इनको जोड़ लेना, चाहे वो एक विषय में चाहे वो दो विषय में, लेकिन ये असफल हुए 15, फिर 15 और 10 को जोड़ना, तो टोटल 40% विद्यार्थी है जो कहीं ना कहीं असफल हुए। तो हमसे क्वेश्चन ने कहा सफल विद्यार्थी का प्रतिशत बताओ, तो कुल विद्यार्थी जो थे वो 100% थे, जिनमें 40% कहीं ना कहीं असफल हुए, तो बचा कितना? आप कहेंगे सर 60% सफल विद्यार्थी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पुनः आपके सामने आ चुका है। तो साथियों अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या संख्या समूह को चुने। यानी कि आपको दिया है 36 का संबंध जिस प्रकार से 18 से, वैसा ही संबंध बनाना 81 का किससे होगा। तो साथियों 36 से 18 कैसे बन सकता है? तो देखो 36 के जो दोनों अंक है 3 और 6 का आपस में गुना करेंगे तो 18 बन चुका है। तो साथियों यही लॉजिक यहाँ लगाते, 8 81 के दोनों अंक 8 और 1 का आपस में गुना करेंगे 8 एकम 8, यानी कि बी वाला बिल्कुल यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते 40वां क्वेश्चन, आधुनिक समय के ऋषि किसे कहा जाता है? मोस्ट और आईएमपी प्रश्न है। तो साथियों आधुनिक समय के ऋषि किसे कहा जाता है? विवेकानंद जी को कहा जाता है। ए वाला बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और स्वामी विवेकानंद का जन्म एग्जाम में कई बार पूछा गया, 12 जनवरी और 1863 में दोस्तों स्वामी जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन को चुना है बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज इतना ही पढ़ेंगे और पुनः नेक्स्ट क्लास इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। तो प्रतिदिन क्लास का जो हमारा टाइम है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई एग्जाम के लिए दोस्तों रात को 8 बजे है ना, रात को रेगुलर 8 बजे क्लास होती है। एक भी दिन आपको क्लास में गैप नहीं करना है, रात को 8 बजे रोजाना क्लास में आना है और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है दोस्तों। और बिल्कुल जो चीजें नहीं आती है उनका अलग नोट्स बनाइए, उनका बार बार आपको रिवीजन करना है, यानी कि आप लोगों के लिए क्लास एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। और जो साथी पहली बार चैनल पर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि साथियों क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यदि अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया और अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक ना। तो साथियों मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।